साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। दर्शन के पाश्चात्य जगत में 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण विचारधारा तार्किक प्रत्यक्षवाद का उदय होता है। आज हम लोग इसी विचारधारा तार्किक प्रत्यक्षवाद को समझेंगे और इसके द्वारा प्रतिपादित मानदंडों और सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान और अर्थ की व्याख्या करेंगे। साथियों, अब शुरुआत करते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, तार्किक और प्रत्यक्षवाद। इसमें प्रत्यक्षवाद वह विचारधारा है जो प्रत्यक्ष जगत अर्थात अनुभव जगत या विज्ञान जगत पर विश्वास करता है। अनुभव को ही यह ज्ञान का साधन स्वीकार करता है। अनुभव से अतीत सत्ता अर्थात तत्वमीमांसा पर इस विचारधारा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह इसे काल्पनिक, मनगढ़ंत व अंधविश्वास मानता है और इसका खंडन भी करता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद की तार्किक व्याख्या करता है। यहाँ तार्किक शब्द क्या होता है? यह एक विधि है जिसे तार्किक विश्लेषण विधि या दार्शनिक विश्लेषण विधि, और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो भाषा का विश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद की व्याख्या भाषा के विश्लेषण के माध्यम से करने का प्रयास करता है। स्पष्ट है, प्रत्यक्ष जगत या अनुभव जगत के अंतर्गत आनुभविक कथन ही आएंगे। तार्किक प्रत्यक्षवाद आनुभविक कथनों का ही विश्लेषण करता है, अर्थात उनका स्पष्टीकरण करता है। जिस समय तार्किक प्रत्यक्षवाद का उद्भव हुआ उस समय दर्शन काल्पनिक और अयथार्थ बातों का गढ़ बन गया था, अंधविश्वास का गढ़ बन गया था। जैसा कि उसके उद्भववादी विचारक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और गणितज्ञ थे, जिनमें मॉरिस लिक, रुडोल्फ कार्नाप, एजे एयर, ऑटो न्यूराट, फिलिप फ्रैंक, हंस हैन इत्यादि विचारक इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने दर्शन को विज्ञान की भांति स्पष्ट यथार्थ और निरीक्षण परीक्षण के योग्य बनाना चाहा। इसलिए उन्होंने अपने अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि अनुभव से परे अर्थात अनुभवातीत कथनों की सत्यता और असत्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन कथनों का सत्यापन अनुभव के द्वारा संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए इन कथनों को निरर्थक कथन या अर्थहीन कथन मान लेना चाहिए। जिन कथनों की सार्थकता होती है वह अनुभव के द्वारा सत्यापित होकर अपनी सत्यता और असत्यता सिद्ध कर देते हैं। इन कथनों के विषय में ही विचार भी करना उचित है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने अपने आनुभविक सत्यापन में कथन के प्रत्यक्ष व परोक्ष सत्यापन, निर्बल और सबल सत्यापन और वास्तविक एवं व्यवहारिक तीनों प्रकार के सत्यापनों की चर्चा किया है। किसी कथन का सत्यापन किस ढंग से होगा, यह किस विधि से वह सत्य और असत्य सिद्ध हो सकता है, यदि इसका ज्ञान हो जाए तो कथन अर्थपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, माया, ईश्वर, पुनर्जन्म इत्यादि शब्दों के साथ कोई कथन किया जाता है तो हमें इनके सत्यापन के लिए कोई विधि ज्ञान नहीं हो पाता, अर्थात किसी भी ढंग से इन कथनों का सत्यापन संभव ही नहीं दिखलाई पड़ता। इन्हीं कारणों से तत्वमीमांसा के कथन सार्थक सिद्ध नहीं हो पाते और अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के द्वारा इन तत्वमीमांसी या तात्विक कथनों का खंडन या अर्थहीनता स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में तार्किक प्रत्यक्षवाद एक भाषा दर्शन है जो प्रत्यक्षवाद की भाषा के विश्लेषण के माध्यम से अर्थात उसके स्पष्टीकरण के माध्यम से व्याख्या करता है। यह विचारधारा तार्किक विश्लेषण को अधिक महत्व प्रदान करता है और दर्शन का केंद्रीय बिंदु स्वीकार करता है। भाषा के विश्लेषण के अंतर्गत भाषा के स्वरूप, इसके अनुप्रयोग, शब्दों, कथनों के अर्थों का तार्किक विश्लेषण किया जाता है।
जिस कारण से भाषा में स्पष्टता आती है, अर्थात भाषा के अर्थ और प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। साथ ही कथन की अर्थहीनता एवं सार्थकता का भी पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद अनुभव जगत का भाषागत विश्लेषण करता है, अर्थात तार्किक प्रत्यक्षवाद अनुभव जगत का भाषा के माध्यम से स्पष्टीकरण करता है। जब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान की परिभाषा पर विचार करते हैं तो ज्ञान की परंपरागत परिभाषा जो यह मानती है कि ज्ञान सत्य, विश्वास व साक्ष्यों पर आधारित होता है, जैसा कि अधिकांश विचारक मानते भी हैं, अर्थात ज्ञान सदैव सत्य होता है। किसी भी असत्य कथन को हम ज्ञान नहीं कह सकते, इससे विरोधाभास भी प्रतीत होता है। हमें उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए, और यदि वह अनेक मजबूत साक्ष्यों के साथ प्रमाणित हो जाए तो ज्ञान की सत्यता और उस पर विश्वसनीयता स्वतः ही बढ़ जाती है। विचारकों ने ज्ञान के लिए इन्हीं 3 शर्तों को ही पर्याप्त नहीं माना और चौथी शर्त की आवश्यकता पर भी बल दिया है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि ज्ञान एक व्यापक अवधारणा है जिसकी परिभाषा देना अत्यंत ही कठिन कार्य है, लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसा विचार करने पर हम देखते हैं कि तार्किक प्रत्यक्षवाद के अर्थ के सत्यापन सिद्धांत के अनुसार जब किसी कथन का अनुभव के द्वारा अथवा निरीक्षण परीक्षण करके या अन्य किसी माध्यम से उसकी सत्यता अथवा असत्यता के का ज्ञान हो जाता है तो वह कथन अर्थपूर्ण मान लिया जाता है। लेकिन जब कथन अनुभव के द्वारा प्रमाणित होकर सत्य सिद्ध हो जाता है तो ही वह कथन ज्ञानात्मक होता है, अर्थात उस कथन को ज्ञान के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन यदि कथन असत्य हो जाता है तो उस कथन को ज्ञान नहीं मान सकते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम किसी कथन को तभी सार्थक अर्थात अर्थवान और ज्ञानात्मक मान सकते हैं जब उसकी सत्यता अनुभव के द्वारा प्रमाणित सिद्ध हो जाए। यहाँ पर ज्ञान और अर्थ के बीच के भेद को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यदि कथन अनुभव में सत्यापन के पश्चात असत्य सिद्ध हो जाता है तो वे कथन अर्थपूर्ण तो होंगे परंतु ज्ञानात्मक नहीं होगा। किसी कथन के अर्थवान होने के लिए किसी भी ढंग से उसे व्यवहार में प्रमाणिक अर्थात सत्यापित होना ही चाहिए ताकि उसकी सत्यता और असत्यता सिद्ध की जा सके। यदि कथन की सत्यता अथवा असत्यता किसी भी माध्यम से निर्धारित ना हो सकती हो तो वह कथन ही निरर्थक मान लिया जाना चाहिए। ऐसे कथन हमारे ज्ञान से परे होते हैं, जिनके बारे में कुछ भी कह पाना कठिन होता है। तत्व मीमांसा के कथन ऐसे ही कथन होते हैं जिनकी सत्यता अथवा असत्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष जगत अर्थात इंद्रिय अनुभव जगत पर विश्वास करता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही इसके ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान के 2 भेद हैं, आनुभविक और अनुभव निरपेक्ष, अर्थात प्रागनुभविक और दूसरे दृष्टि से भेद करने पर विश्लेषणात्मक अर्थात विधेय उद्देश्य में आंशिक रूप से सम्मिलित होता है और संश्लेषणात्मक अर्थात विधेय उद्देश्य के संप्रत्यय से पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। इनमें ज्ञान को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवाद आनुभविक संश्लेषणात्मक और प्रागनुभविक विश्लेषणात्मक कथनों को ही स्वीकार करता है। जैसे यह गुलाब लाल है, यह कथन अनुभविक और संश्लेषणात्मक दोनों है, जबकि नीली आंखें नीली है, यह कथन प्रागनुभविक और विश्लेषणात्मक दोनों है। हमारी भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। भाषा को तभी सार्थक माना जा सकता है जब वाक्य अर्थपूर्ण होंगे और वाक्य में निहित शब्द अर्थ से युक्त होंगे। किसी वाक्य का अर्थ एक तर्क वाक्य को व्यक्त करता है,
जब वाक्य के अर्थ को हम समझ लेते हैं तभी तो उस वाक्य से व्यक्त तर्क वाक्य को हम सत्य या असत्य कह पाते हैं। दर्शन का संबंध इसी तर्क वाक्य से होता है। यह भी माना जाता है कि वस्तुओं और उसके प्रतीक चिन्हों या शब्दों के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है। शब्द किसी वस्तु के मनमाने चिन्ह मात्र होते हैं जिनको अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अधिकांश शब्दों के अर्थ अनेकार्थक होते हैं। यह उनके व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करता है, लेकिन प्रत्येक शब्द के प्रयोग की अपनी सीमाएं होती हैं। एक निश्चित दायरा होता है जिनके परे जाने पर वह शब्द अर्थहीन हो जाता है। किसी शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण शब्दों की अस्पष्टता भाषा का प्रमुख लक्षण बन जाती है। इन अस्पष्ट शब्दों को स्पष्ट करके ही जैसे विश्लेषण आदि के माध्यम से भाषा को समझा जा सकता है। जब किसी शब्द को हम परिभाषित करते हैं तो प्रायः पर्यायवाची शब्दों का ही या तुल्यार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना परिभाषक लक्षण होता है, अनुषंगी लक्षण होता है। परिभाषक लक्षण सर्वकालिक व सदैव विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसके आधार पर शब्द की परिभाषा दी जाती है। किसी शब्द को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। स्वनिर्मित तरीके से उसे स्वनिर्मित परिभाषा, सूचनात्मक तरीके से सूचनात्मक परिभाषा, यथार्थ परिभाषा, निदर्शात्मक परिभाषा अर्थात वस्तु की ओर निर्देश करके जो दी जाती है। जिस प्रकार शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं उसी प्रकार वाक्य भी अनेकार्थक शब्दों के कारण या निहित शब्दों के क्रम के कारण अनेकार्थक हो सकते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद भाषा के इन्हीं दोषों, अस्पष्टता, अनेकार्थकता आदि को दूर करने के लिए तार्किक विश्लेषण विधि अर्थात दार्शनिक विश्लेषण विधि का सहारा लेता है। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि विचारक कार्नेप महोदय मानते थे, हम जिस वाक्य को वस्तु सूचक अर्थात विषय संबंधी समझ लेते हैं, वास्तव में वह कथन निहित शब्द की सूचना दे रहा होता है, न कि वस्तु के बारे में। इसी कारण तो भ्रम होता है, जिसे तार्किक वाक्य विन्यास के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसी प्रकार विचारक एजे एयर प्रारंभ में यह मानते थे कि किसी वाक्य को ऐसे वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है जो उसके समतुल्य हो, लेकिन उसमें पर्यायवाची शब्दों या उस वाक्य के किसी पद या शब्द का प्रयोग ना हुआ हो। कहने का अर्थ है कि किसी दार्शनिक प्रतिज्ञप्ति को एक ऐसे प्रयोगपरक परिभाषा अर्थात कृत्रिम परिभाषा या आदर्श भाषा में परिणत किया जा सकता है जो इसके समतुल्य हो। लेकिन बाद में एयर ने यह भी स्वीकार किया कि कथन के विश्लेषण के पश्चात विश्लेष्य कथन और विश्लेषित कथन के बीच के संबंधों का स्पष्टीकरण किया जाता है। इस प्रकार कथन का स्वरूप अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यही इस दार्शनिक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी है। इस प्रकार दार्शनिक विश्लेषण भाषा के दोषों जैसे अस्पष्टता, अनेकार्थकता, व्यामिश्रता आदि दोषों को दूर करके भाषा के स्वरूप को, उसकी अर्थपूर्णता को स्पष्ट कर देता है। यह कार्य वह विश्लेषण द्वारा एक नियमबद्ध आदर्श भाषा में रूपांतरित करके ही करता है। साथियों, इस प्रकार हमने जाना कि दर्शन की वैज्ञानिक विचारधारा कहे जाने वाले तार्किक प्रत्यक्षवाद द्वारा ज्ञान और अर्थ की समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण दार्शनिक विश्लेषण के साथ मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। साथियों, नमस्कार।